इंग्लिश स्पीकिंग में जो यूज़ होने वाले छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस के शुरू में आ जाते हैं, सेंटेंसेस के बीच में आ जाते हैं या फिर सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं, इनको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं, क्योंकि जो रियल फ्लुएंसी है या फिर जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, इनके अर्थों को जाने बिना और इनके यूज को अच्छी तरह से जाने बिना कभी नहीं आ सकती है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फ्रेजेस लिए गए हैं जिनको हम अच्छी तरह से यूज़ करना सीखेंगे, अर्थों को समझेंगे, ठीक है। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य कर दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और फर्स्ट फ्रेज़ लेते हैं। फर्स्ट फ्रेज़ है इन माय ओपिनियन। तो इन माय ओपिनियन इसका अर्थ होता है मेरी राय में। तो जब भी आप अपनी राय व्यक्त करते हैं, ठीक है, एवरीडे किसी न किसी को अपनी राय तो आप देते ही रहते हैं। तो ये एक ऐसा फ्रेज़ है जिसे आप एवरीडे इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इन माय ओपिनियन, ठीक है, उसके ठीक बाद आप पूरा का पूरा सेंटेंस बोलते हैं जो भी अपनी राय आप रखना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई ओपिनियन वी नीड अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। इन माई ओपिनियन वी नीड अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मेरी राय में हमें ज़रूरत है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव किया जाए, राइट। अर्थ इसका ये निकलता है, ये आपकी राय है, अपनी राय आप व्यक्त करना चाहते हैं तो इन माय ओपिनियन सबसे पहले बोलिए और जो आपकी राय है उस राय को इसके ठीक बाद आप रखिए, ठीक है। मैं हर एक फ्रेज़ के लिए 3 एग्जाम्पल्स लूँगा ताकि कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकें। वह फ्रेज़ किस तरह से यूज़ हो रहा है, किस पार्ट में यूज़ हो रहा है, यह चीज़ आप समझ सकें। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, इन माई ओपिनियन ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। ये भी आपकी ही राय है कि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, राइट। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज़, इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट फेयर, यानी मेरी राय में यह उचित नहीं है। फेयर का अर्थ होता है उचित, ठीक है, सही। ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, ठीक है। तो इन माई ओपिनियन इस तरह से आप यूज़ करें। अगर अपनी राय आप रखना चाहते हैं किसी के सामने तो इन माई ओपिनियन यूज़ करें, और फिर जो आपकी राय है, जो आप ओपाइन करते हैं, जो अपनी राय व्यक्त करते हैं, उस चीज़ को रखिए, उस सेंटेंस को रखिए। नेक्स्ट फ्रेज लेते हैं, एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, राइट। तो एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ निकलता है जहाँ तक मेरा सवाल है, ठीक है, या फिर जहाँ तक मेरी बात है। तो यह फ्रेज जो है, यह भी फ्रेज ठीक वैसा ही है जैसा पीछे हमने देखा। इसको भी हम सेंटेंस के पहले यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत बार हम यूज़ करते हैं जहाँ तक मेरा सवाल है, यहाँ पर, या फिर जहाँ तक मेरी बात है। इसका इक्विवेलेंट होता है एज फॉर एज आई एम कंसर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो प्रॉब्लम। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो प्रॉब्लम, यानी जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव अ डाउट। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव अ डाउट, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे एक संदेह है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल इज, एज फॉर एज I am concerned, she should be given one more chance. As far as I am concerned, she should be given one more chance. यानी जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा सवाल है, उसे एक और
मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब एक तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी आपकी राय ही बता रहा है, आपकी सोच क्या है किसी चीज़ को लेकर के, यही चीज़ यह भी बता रहा है। तो परिस्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज़ दिस फ्रेज एज वेल। नेक्स्ट फ्रेज हम लेते हैं, थर्ड फ्रेज है टू बी ऑनेस्ट। राइट, तो टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहा जाए तो, या फिर सच कहूँ तो। हिंदी इक्विवेलेंट है, यह हिंदी में इस तरह का अर्थ देता है। ठीक है, और यह भी सेंटेंस के पहले यूज़ किया जाता है। राइट, यानी अब आप रियल बात बताने जा रहे हैं, जो असली चीज़ है अगर वह आप रिवील करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, तो इस फ्रेज़ का आप यूज़ करें। ठीक है, राइट, जैसे टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न म्यूज़िक। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न म्यूज़िक, यानी सच कहूँ तो या फिर सच कहा जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न म्यूज़िक, मैं पाश्चात्य संगीत में रुचि नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो सही बात यही है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। ईमानदारी से कहा जाए तो, सच कहा जाए तो, सच कहूँ तो, या फिर सच बात तो ये है कि टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टर्न म्यूज़िक। राइट, द सेकेंड एग्जाम्पल इज टू बी ऑनेस्ट, it was a very bad experience for me. To be honest, it was a very bad experience for me. यानी सच कहा जाए तो यह मेरे लिए बहुत ही बुरा अनुभव था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यह भी आपकी ओपिनियन है, ओपिनियन की तरह से है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट जिसको आप रियल में बता रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। सच कहा जाए तो यह मेरे लिए एक बहुत ही बुरा अनुभव था। द थर्ड एग्जाम्पल इज टू बी ऑनेस्ट, द न्यू पॉलिसी विल मेक द थिंग्स वर्स। टू बी ऑनेस्ट, द न्यू पॉलिसी विल मेक द थिंग्स वर्स, यानी सच कहा जाए तो द न्यू पॉलिसी, जो नई नीति है, विल मेक द थिंग्स वर्स, यह चीज़ों को और ख़राब कर देगी। ठीक है, वर्स यह बैड का कंपैरेटिव डिग्री है। बैड मीन्स ख़राब होता है, वर्स मीन्स उससे ख़राब, यानी जो पहले से ही ख़राब है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर यह नीति लागू की गई तो, यह नीति लाई गई तो, यह पॉलिसी अगर लाई गई तो। ठीक है, तो इट वाज टू बी ऑनेस्ट, यह टू बी ऑनेस्ट था। फोर्थ फ्रेज हम लेते हैं, टू बी फॉन्ड ऑफ। राइट, यानी किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ का शौक़ रखना, कोई काम करने का शौक़ रखना। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, या फिर शी इज़ फॉन्ड ऑफ, या फिर यू आर फॉन्ड ऑफ, या फिर ही इज़ फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो जब आप फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं उसके ठीक बाद आप नाउन रखते हैं या फिर नाउन का इक्विवेलेंट कोई रखते हैं। तो अब नाउन तो आप समझते हैं, नाउन का इक्विवेलेंट वो होता है कि वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के इक्विवेलेंट होंगे जो कि नाउन का सारा काम कर सकते हैं। यानी जो नाउन कर सकता है वो सारा काम अगर कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कर देता है तो वह नाउन का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो नाउन का इक्विवेलेंट प्रोनाउन होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, इन्फिनिटिव भी होता है, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी नाउन का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जा सकती है, नाउन को यूज़ किया जा सकता है, प्रोनाउन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव नहीं आता। राइट, देखिए, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। शी इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, यानी वह ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करने की शौकीन है। तो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना होता है, तो फॉन्ड ऑफ के बाद ट्रैवलिंग और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद हम नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे? आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक।
ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, यानी मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है या फिर क्लासिकल म्यूज़िक का मैं शौक़ रखता हूँ, का शौकीन हूँ, राइट। तो फॉन्ड ऑफ के बाद कोई नाउन भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे है क्लासिकल म्यूज़िक, म्यूज़िक है एक्चुअली नाउन, उसके पहले ये क्लासिकल एडजेक्टिव आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फिश, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फिश, ठीक है, यानी मैं मछली का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ठीक है, या फिर मैं मछली का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फिशेस नहीं आया, ओके, फिश आया। तो अगर आप मछली को भोजन के तौर पे देखते हैं, फूड आइटम के तौर पे देखते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, उस वक्त ये मटेरियल नाउन हो जाता है। एंड मटेरियल नाउन्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल, प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। बट व्हेन दे आर सपोज टू बी नॉट मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, देन दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बोथ, ठीक है। तो अगर आप फिश मछली के तौर पे देखते हैं, एक लिविंग बीइंग के तौर पे देखते हैं, तो फिश हो सकता है सिंगुलर, फिशेस हो सकता है, लेकिन भोजन के रूप में देखते हैं तो फिर फिश होगा, इसका फिशेस नहीं होगा। तो यहाँ पे भोजन की बात की जा रही है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फिश, मैं मछली का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, जनरली स्पीकिंग। तो जनरली स्पीकिंग यानी साधारणतया, सामान्य तौर पर, ओके। इसका अर्थ होता है, सेंटेंस के शुरू में आता है जनरली स्पीकिंग, तो जनरली स्पीकिंग द कोल्डेस्ट वेदर कम्स इन जनवरी, यानी साधारणतया या फिर सामान्य तौर पर सबसे ठंडा मौसम जनवरी के महीने में आता है, सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल, जनरली स्पीकिंग snowfall, there is no snowfall in this month, generally speaking there is no snowfall in this month, यानी साधारणतया सामान्य तौर पर इस महीने में बर्फ़ नहीं गिरती है, लेकिन यार गिर रही है, राइट, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज, जनरली स्पीकिंग सच क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट, जनरली स्पीकिंग सच क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट। तो जनरली स्पीकिंग सामान्यतया, सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न डिफ़िकल्ट होते हैं, ऐसे प्रश्न कठिन होते हैं, राइट। सिक्स्थ एक्सप्रेशन इज, सिक्स्थ फ्रेज इज, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस होता है, सिंगुलर हो तो, प्लूरल हो तो दीज होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, मीन्स इसके अलावा या फिर इनके अलावा, ओके। सेंटेंस के शुरू में यह भी आता है, apart from these there are so many other problems, apart from these there are so many other problems, यानी इसके अलावा कई सारे दूसरे समस्याएं भी हैं। या फिर इस एग्जाम्पल को लीजिए, apart from this we have other important issues, तो apart from this यानी इसके अलावा we have other important issues, हमारे पास दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, राइट। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मोर चैलेंजेस टू डील विद, अपार्ट फ्रॉम दीज यानी इनके अलावा देयर आर मोर चैलेंजेस, यानी और भी चुनौतियां हैं, टू डील विद निपटने के लिए, और भी चुनौतियां हैं हमारे पास निपटने के लिए इनके अलावा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।